सो 1976 में जो रेसलिंग हुई थी मोहम्मद अली वर्सेस टोनियो के वर्सेस, तो उन्होंने अपने फादर को अप्रोच करी कि इसका नाम होना चाहिए WWF, वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन करके। एंड उसके बाद वो सक्सेसफुल भी हुए। उन्होंने फिर टाइटन ग्रुप बनाया। टाइटन ग्रुप्स अब हट चुका है, बट पहले अगर गेम्स वगैरह आपने खेले होंगे तो टाइटन्स वगैरह नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता था। तो टाइटन ग्रुप्स उन्होंने बनाया उस केस में, और यही एक रीज़न था कि मिस्टर मैकमैन सक्सेसफुल भी हुए, क्योंकि उन्होंने चेंजेस करते रहे। अगर वो CWC कैटेगरी में चलते रहते तो दिक्कत हो जाती, बट स्टिल क्योंकि जब टीवी में आने लगा, टेड टर्नर का सिस्टम मिलने लगा, तो WWE को हर कोई जानने लगा। ग्लोबल लेवल पे WWE को देखा जाने लगा, क्योंकि अभी अगर हम बात करें टीवी इंडिया में भी आया था, इंडिया में महाभारत चल रही थी, बट बाहर के देशों में रेसलिंग वगैरह जाने जाने लगा। फिर केबल का दौर आया, क्योंकि उस टाइम टीवी के बाद फिर केबल आया, तो केबल के लिए एक नेटवर्क चाहिए होता है जिसमें सबसे ज्यादा जिसका नाम आता है। जैसे अगर आप कार्टून नेटवर्क देखा होगा, टेड टर्नर का नाम सबसे ज्यादा मशहूर है, क्योंकि उसका टर्नर सिस्टम होता था। पहले एक फॉक किड्स आता था स्टार प्लस पे, तो वो अब अगर आप देखोगे तो उसके हिंदी डब एपिसोड होते थे बहुत सारे, उसमें होते थे मतलब कार्टून, स्पाइडरमैन हो गया, आयरन मैन हो गया, और कुछ तो डिज्नी हॉटस्टार पे भी है। तो इतनी सारी चीजें होती थी जो अब हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो नेटवर्क केबल ऑपरेटर था वो हट चुका है। जो फॉककिड जिसने बनाया था टर्नर सिस्टम ने, उसने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया इंडिया के लिए। तो पहले के टाइम पे अगर हमें WWE देखने को भी मिलती थी 2000 के टाइम पे, तो वो हमें एज अ सोनी स्पोर्ट्स, स्काई नेटवर्क, स्काई स्पोर्ट, ऐसे जो होते थे मतलब स्पोर्ट्स टीवी, उनमें ही देखने को मिलती थी। और वो भी रात के समय, क्योंकि उनको एक प्लान फिटेड वगैरह नहीं दिया जाता था, मतलब एक प्रॉपर प्लान नहीं दिया जाता। कभी रात के समय आ रही है, सुबह के टाइम में हमें देखने को मिलती नहीं थी। आज के टाइम में अगर जैसे WWE देखने को मिल जाती है जब मर्जी। आज के टाइम तो हमारे पास सोनी लिव का एक्सेस है, अभी कुछ टाइम बाद नेटफ्लिक्स पे भी आने वाला है। सो पहले जैसा माहौल, मतलब अभी का जैसा माहौल पहले नहीं था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो WWE का नाम आने लगा और WWE बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी। अब इस दौरान पे विंस मैकमैन बहुत सारी चीज़ ट्राई करते थे। उन्होंने डीजल मैन बनाया, और उन्होंने काफ़ी सारे मतलब गार्बेज मैन, वो हर चीज़ ट्राई करते थे विंस मैकमैन। दिक्कत विंस मैकमैन का बिल्कुल मतलब कैसे रेसलिंग करियर, मतलब रेसलिंग उनकी बहुत अच्छी चल रही थी, जैसा वो चाह रहे थे वैसा होता। अंडरटेकर भी उस टाइम पर जुड़ गए 1990s में। हल्क होगन, रिक फ्लेयर, ये सारे सुपरस्टार उनके साथ थे। उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही थी कि WWE में कोई दिक्कत परेशानी आए। दिक्कत शुरू हुई 1994 से, जब टेड टर्नर और उनके बीच में बहस हो गई। एक कॉल आता है विंस मैकमैन के पास, तो वो कहते हैं कि भाई मैं तेरे को अपने इसमें शो नहीं करने दे सकता। तो वो कहते हैं क्यों? कहते नहीं मैं नहीं करने देना चाहता, तो कहीं और ट्राई कर ले। तो विंस मैकमैन ने उस टाइम पे टेड टर्नर की जगह पे एक नाम काफी ज्यादा फेमस था, ऑल स्टार। तो ऑल स्टार में ट्राई किया, और उसके ब्रॉडकास्ट, क्योंकि एक बार ब्रॉडकास्ट सिस्टम में जाता तो और भी मिल जाते हैं, बट टेड टर्नर का काफी स्ट्रॉन्ग ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था, इतना मैं कहना चाहूंगा। फिर उसके बाद विंस मैकमैन को कॉल आ रहा है टेड टर्नर का दोबारा, एंड इस बार बोलते हैं विंस, और वो कहते हैं हाँ हाँ बोलो क्या हाल है, मतलब जैसा हम एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं। तो विंस मैकमैन शॉक हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अपनी एक रेसलिंग कंपनी खोल रहा हूँ। अब टेड टर्नर के बारे में अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ ना, तो टेड टर्नर इतना बिलियनर है ना, वो कुछ भी खरीद सकता है, उसके बाद इतना पैसा है। अगर टेड टर्नर सर्च करोगे ना, उसके बहुत सारे मतलब मल्टीपल है, उसके मल्टीपल बिजनेसेस। तो उसके लिए WWE एक रेसलिंग कंपनी खोलना एक मतलब कहते हैं ना बिग डील, मतलब कहते हैं ना एक मैंने मूवली, मेरे पास इतना सारा पैसा पड़ा है, मैं छोटा सा पैसा रेसलिंग में लगा रहा हूँ, समझ लो। और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं बिलियनर हूँ, ठीक है। तो और विंस मैकमैन के पास उतना पैसा नहीं है, क्योंकि विंस मैकमैन कंपनी बढ़ा रहे हैं। विंस मैकमैन ने की जो कंपनी थी पहले CWC, फिर WWF बनी, फिर टाइटन ग्रुप्स बना। तो विंस मैकमैन पैसा कंपनी में लगा जा रहे थे, अपने ऊपर भी लगा रहे थे, बट कंपनी में ज्यादा लगा रहे थे। कंपनी में सोचना, एक कहते हैं जैसे आपने सुना भी होगा कि रेसलर्स बोलते हैं विंस मैकमैन बहुत ज्यादा स्टोरी पे ध्यान देते हैं, तो स्टोरी पे बैठना वो बिल्कुल ही ऑक्यूपाई, मतलब बिजनेस पे पूरा ध्यान, किसी चीज पे फोकस नहीं, सिर्फ रेसलर के ऊपर कि रेसलर कैसे अप्रोच करना है। तो उसी बिहाज पे उन्होंने कई सुपरस्टार 1980 से 1990 तक फॉर्म करे, जैसे कि हमारे हल्क होगन, अपने माचो मैन रैंडी हो गए, उसके बाद हमारे अंडरटेकर हो गए, उसके बाद स्टिंग हो गए, ये सारे सुपरस्टार, स्कॉट हॉल, केविन नैश, ठीक है। अल्टीमेट वॉरियर का नाम कितना ज्यादा चलता है, जॉन सीना से ज्यादा फेमस अल्टीमेट वॉरियर का नाम था, और कई सारे नाम विंस मैकमैन ने इंडक्ट करे। बट मैंने जैसे बताया कि दिक्कत होने की शुरू हुई कहां से, 1994 से एक टेड टर्नर नाम के बंदे ने एक कंपनी बना दी, WCW पहले बनी हुई है, उसके ऊपर मैं डिटेल में इतना बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि WCW कंपनी टेड टर्नर के हाथ में आ गई थी, जैसे तैसे करके उन्होंने रखा। और उसके लिए उन्होंने एक, जैसे कहते हैं ना, देखो भाई अब मेरे पास पैसा है, राइट, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो मैं अपने पैसे को
दिमाग से यूज करूंगा। मतलब अगर मैंने कोई बिजनेस खोला है और मैं एज अ बिजनेसमैन हूं तो मैं कभी उस बिजनेस में ध्यान दूंगा ही नहीं, दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं दूंगा, पर मैं थोड़ा ध्यान दूंगा, थोड़ा इन सेंस ऑफ कि मैं एक बंदा हायर करूंगा और उससे रिपोर्टिंग करूंगा। तो उस टाइम पर जो सबसे दिग्गज थे एरिक बिशॉफ को टेड टर्नर हायर करते हैं और एरिक बिशॉफ आती सबसे पहला जो प्लेयर तोड़ते हैं वो तोड़ते हैं हल्क होगन। और हल्क होगन टूटने के बाद इसमें मंडे नाइट वॉर्स भी कंप्लीट कर रहा हूँ, मतलब मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। मंडे नाइट वॉर्स मैंने बनाया सीजन, वो बहुत डिटेल में, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हल्क होगन टूटते हैं, हल्क होगन सबसे ज्यादा महंगे सुपरस्टार थे और आपको पता ही उनका टी शर्ट पाने का स्टाइल, हल्का मैंने सीजन उन्होंने बनाया था, तो वो बहुत ज्यादा फेमस सुपरस्टार थे, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो हल्क होगन के बाद माचो मैन वेंडी, फिर जैसे जैसे करके, मतलब कहने का मतलब है कि धीरे धीरे करके सारे सुपरस्टार यहाँ पे आने लगे, केविन नाश, स्कॉट हॉल, अलग अलग नामों से उनको यहाँ रिक्रूट करते थे। और विंस मैकमैन के बाद अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार थे वो उन्हीं को मैच करे जा रहे थे। फिर थोड़ा थोड़ा सुपरस्टार में चेंजेस हुआ, जैसे इनके पास कुछ सुपरस्टार आए, एडी गुरारो, क्रिस बेनवा एंड क्या कहते हैं अपना क्रिस बेनवा एंड रे मिस्टीरियो, क्रिस जेरिको। फिर इन्होंने इनको यहाँ पे विंस मैकमैन ने खरीद लिया। और विंस मैकमैन के जो सुपरस्टार वो छोड़ के जा रहे थे, कुछ छोड़ के गए थे शुरू में, बट अंडरटेकर जैसा सुपरस्टार और कह सकते हैं कि अपने वो आ गए, क्या कहते हैं, अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार हो गए, और अपने मैनकाइंड हो गए, रॉक हो गए और स्टोन कोल्ड हो गए। इन्होंने इस गेम का पूरा रूटी पलट, मतलब पूरा एक ऐसा गेम ही बदल दिया। और 1995 से लेके 2001, मतलब अपने 6 साल के करियर में, 6 साल के करियर में, 6 या 7 साल के करियर में इन्होंने WCW जो कंपनी थी उसको खरीद लिया, मतलब उसको पहले डिस्ट्रॉय किया फिर उसको खरीद लिया। एंड वहां से मिस्टर मैकमैन बन गए एक अच्छे खासे इंसान। हाँ, इन्होंने फंड रेज किए क्योंकि फंड्स की कमी पड़ी। देखो जैसे मैंने बताया, टेड टर्नर ने सब बंदे को खरीदने की कोशिश करी, तो उसके बाद पैसा तो था, वो बेवकूफ था टेड टर्नर, उसके बाद फंड्स अच्छे थे, बट वो उसके बाद दिमाग नहीं था। और जो उसने बंदा हायर किया था वो उस लेवल पे खड़ा नहीं उतरा, एरिक बिशॉफ। उसने अपनी तरफ से ट्राई किया, बट वो कई बार बोलता था कि मैंने मिस्टर मैकमैन को खत्म ही कर दिया था एट पॉइंट पे। जब 1996 में रेटिंग्स बहुत ज्यादा हाई हो गई थी तो मैंने मिस्टर मैकमैन की उम्मीद को तोड़ ही दिया था। बट अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार, फिर मिस्टर मैकमैन ने हार नहीं मानी, और एंड ऑफ द डे में एरिक बिशॉफ बोलते हैं कि मैंने उनको बुला भी दिया था अपनी रेसलिंग में कि मेरे वहां पे आओ WCW में, वो आए नहीं। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने करी, बट एंड ऑफ द डे मिस्टर मैकमैन है भैया। पैसा भी चाहिए बट दिमाग भी लगाया। पैसा चाहिए था तो फंड रेज करे, IPO लॉन्च कराया, शेयर मार्केट में कूदे और अपना पैसा लगा के अपनी गेम जीत ली। फिर 2000 का एक दौर आता है जहां पे सबने WWE देखी होगी, मतलब जो मेरी उम्र का है 1996 की जो एज पे है, 90s की एज में, उन्होंने तो देखी होगी कि भैया फिर कैसे मतलब नए नए सुपरस्टार आए, एज, जॉन सीना, अपने ब्रॉक लेसनर और अपने एडी गुरारो, क्रिस बेनवा और बटिस्टा, ट्रिपल एच, लीटा, क्योंकि फिर WWE को रिझाने के लिए ज्यादा फोकस है, क्योंकि अब कंपटीशन खत्म हो गया, WCW खत्म हो गई और TNA जैसी कंपनियों को इतना पूछ नहीं आता। और WWE में इतनी सारी चीजें हो रही थी, जैसे कि आपने देखा होगा कि लड़कियों का दिखाया जाता था मॉडलिंग टाइप में, मतलब उनको उनके छोटे छोटे कपड़े पहना के, और विंस मैकमैन उनसे चक्कर चला रहे हैं, ट्रिश स्ट्रेटस लीटा से चक्कर चला रहे हैं, अपनी बीवी को मार पीट रहे हैं, है ना। तो मिस्टर मैकमैन ने ये ऐसी स्टोरीज बनाई कि, और 1998 में भी ऐसी स्टोरी बनाई कि उनका ही जो मतलब वो है स्टोन कोल्ड है वो इनकी पिटाई कर दे रहे हैं। तो लोगों को पसंद आ रहा था कि हाँ यार विंस मैकमैन की पिटाई हो रही है, और लोगों को पता है इट इज स्क्रिप्टेड, बट जो स्क्रिप्टेड थी ना वो उतनी ज्यादा पसंद आ रही थी। आज के टाइम पे भी स्क्रिप्टेड आती है, अभी जो स्क्रिप्टेड है लोग देख रहे हैं, सबको पता है आज के डेट में कि WWE स्क्रिप्टेड शो है, बट लोग देखना पसंद करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें हमें वैल्यू एडिशन मिलती है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिलती है। तो वही सारी चीजें मिस्टर मैकमैन को एक बड़े लेवल पे बनाती है। और ये अनकट वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मैं लाइव वीडियो में आपको बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करने वाला, जो चल रहा है लाइव ही चल रहा है, जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना ना मेरे पे कोई स्क्रिप्ट पड़ी है अभी, तो जितना मुझे मिस्टर मैकमैन के बारे में पता है वो सारी चीजें मैं आपको जो अपने एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो फिर अब इसमें ना मिस्टर मैकमैन से कई सारी चीजें गलत भी रहती है, अब उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो जैसे उन्होंने बताया WCW खरीदी और एक अच्छा खासा रुतबा मिल गया, भाई पैसे आ गए, भाई हर चीज हो रही है। तो कई चीज ऐसे हो गई, स्टेरॉइड के ऊपर कोई बात नहीं करता, बट स्टेरॉइड जो सबसे ज्यादा सुपरस्टार को दिए जाते थे। आप जब कोई भी सुपरस्टार उठा लो, एडी गुरारो उठा लो, भाई साहब एडी गुरारो का दिल इतना बड़ा निकला था जब उनका पोस्टमार्टम हुआ था। क्रिस बेनवा निकाल लो, पूरा उसमें जो उनका ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है तो उसमें बताया था कि हाई अमाउंट ऑफ ड्रग दी गई थी। आज के टाइम पे वेलनेस पॉलिसी बहुत ज्यादा सही है WWE की, बट उस टाइम पर वेलनेस पॉलिसी बिल्कुल सही नहीं थी। ये कई सुपरस्टार एडमिट कर चुके हैं, खुद शेन मैकमैन ने भी ये बात कही है। बट
मिस्टर मैकमैन है, आज तक कोई मतलब चार्जेस पेनल्टी उन पे नहीं लगी गई है, और जहां पे भी मतलब दिक्कत आनी शुरू हुई है उस रिकॉर्ड को क्लीन कर दिया गया है। चाहे आप देख लो उसमें क्रिस बेनवा देख लो, चाहे उनसे एक गलती हुई थी ओवन हार्ट के केस में, ना उन्होंने माफी मांगी ना कुछ, बट इन लोग सुपरस्टार ने मिस्टर मैकमैन का करियर बनाया है। जैसे कई नाम फेमस हैं, ओवन हार्ट मशहूर थे, ब्रैड हार्ट के भाई, क्रिस बेनवा, एडी गुerrero, हर कोई इनको जानता है, राइट। तो कई सुपरस्टार जिन्होंने WWE के लिए बहुत काम किया है बट उनको उतना रिवॉर्ड नहीं मिला। बटिस्टा, राइट। तो जिनको रिवॉर्ड मिला उन्होंने काम भी किया। ब्रॉक लेसनर अभी भी है टीम में बट अच्छा नाम बनाया है ब्रॉक लेसनर ने। सेम चीज बात करते हैं कि WWE इतना फेमस होने के बाद, जैसे WWE इतना फेमस हुआ तो क्रिस मैकमैन से गलतियां हुई, उनके बारे में उन पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाए गए और क्रिस मैकमैन इसको कंटिन्यू करते चले गए। एंड फिर 2008 जब क्रिस बेनवा केस हुआ उसके बाद वेलनेस पॉलिसी काफी इंप्रूव हुई। अभी मैंने ब्रॉन स्ट्रोमैन का इंटरव्यू देखा था बियर बाइसेप्स पे, उन्होंने बताया कि भैया उनके चोट लग गई थी जब ओटिस उन पे डिस्बैलेंस हो जाते हैं, तो ट्रिपल एच ने बोला, उन्होंने कहा कि ट्रिपल एच को, क्योंकि अब मिस्टर मैकमैन तो है नहीं, तो ट्रिपल एच से बात होती है कि भैया मेरे को फटाफट से रिंग में आना है, तो ट्रिपल एच का जवाब होता है कि कोई दिक्कत नहीं है, पहले हेल्थ है फिर आगे सब कुछ है, ये बातें मत कर, अपना प्रॉपर इलाज करवा और हम तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम फंड्स रेज कर रहे हैं। और आज के टाइम पे ब्रॉन स्ट्रोमैन बताते हैं कि WWE अब वो एक रेसलिंग वाला पार्ट नहीं रहा है। आज के टाइम पे WWE सबसे ज्यादा चैरिटी करती है, कैंसर पेशेंट्स के पास जाती है, टूर करती है। अभी जब सीएम पंक का वर्ल्ड टूर आया था सब जगह घूमने गए थे, सारे फैन से मीटअप वगैरह हुआ था। तो इस टाइम पे WWE अपने आप को दिखा रही है, फुल इनोवेट कर रही है, राइट। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले के टाइम पे टूर वगैरह थोड़ी होते थे, लाइव इवेंट्स थोड़ी होते थे जब 2000 की बात कर रहे हैं हम। ये तो बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे WWE को एक बुलंदी मिलती गई। आज के टाइम पे AEW बेशक से आगे है बट WWE ने जितना नाम बना लिया ना शायद AEW नहीं बना पाएगी, क्योंकि टूर्स करना, कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करना, ये किसी मतलब एक आम सुपरस्टार के बस की बात नहीं है। मैं तो खिल के बोलूंगा कि भाई बहुत मुश्किल है। और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ये बात बोली थी कि भाई हम सिर्फ रिंग में परफॉर्म करते ना, ये तो बहुत छोटा पार्ट है, हम मेन पार्ट तो यही करते हैं। क्योंकि आप देखते हो WWE यूट्यूब पे भी है, WWE हर जगह पर है, मर्चेंडाइज भी बिकती है, WWE की सारी चीजें होती है, टूर्स भी जाते हैं, घूमते फिरते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है सुपरस्टार्स को, राइट। सुपरस्टार को, जो बड़े सुपरस्टार, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे सुपरस्टार है उनको उतना कट नहीं मिलता है। तो यही चीज मिस्टर मैकमैन ने डेवलप करी और जो उनके प्राइम सुपरस्टार थे जैसे अंडरटेकर, उनको एक अच्छा मिलता था, बट जो लोअर सुपरस्टार थे उनको नहीं पूछते थे। कई सुपरस्टार ऐसे थे, जैसे आपने सीएम पंक का एक इंटरव्यू देखा होगा कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स वर्क फ्रॉम दिस कंपनी बट अनसेरेमनियसली फायर्ड। मतलब कहने का मतलब यही है कि अच्छे दोस्त है, अच्छा टैलेंट है, बट मिस्टर मैकमैन को जो पसंद है वो उन्हीं को देंगे, जिनको नहीं पसंद है उनको नहीं देंगे। मिस्टर मैकमैन ने जब सीएम पंक को निकाला था तो सीएम पंक के ऊपर उनसे पूछा कि आपको कोई अपोलोजेटिक फील होता है, तो मिस्टर मैकमैन ने कहा था कि हाँ मुझे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मैंने उसको उसी दिन निकाला जिस दिन उसकी वेडिंग डेट थी, जो जिसकी वेडिंग डेट है आप उसी दिन उसकी बीवी और उसको निकाल रहे हो, तो उसके लिए मिस्टर मैकमैन अपोलोजेटिक थे। तो मिस्टर मैकमैन से बहुत गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं है करियर में। और नाउ डेज में मिस्टर मैकमैन आज के टाइम पर अपना सब कुछ उन्होंने TKO बना लिया है, अपना कंपनी को जैसे भी सेल वेल करके थोड़ा बहुत पार्ट अपने पास रख के एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ मिस्टर मैकमैन अभी भी काम कर रहे होते ना, वो अभी भी इस कंपनी को 4 कदम आगे रखने की कोशिश करते, जो कि अभी फिलहाल के लिए क्रिएटर्स बढ़ गए, डायरेक्टर्स बढ़ गए, सो इस वजह से नहीं हो रहा है। अदरवाइज मिस्टर मैकमैन का दिमाग के बारे में तो भैया क्या ही बोले। और ब्रॉन स्ट्रोमैन मतलब बताते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमैन के थ्रू ही मुझे थोड़ी बहुत बातें पता लगी और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ब्रॉन स्ट्रोमैन बताते हैं कि वो 3 बजे उठ के उनको कॉल करते थे कि हे ब्रॉन व्हाट डूइंग, कहता था बॉस आप क्या करो, बॉस करके बोलते, क्योंकि बॉस ही उनका वर्ड्स निकलता है, क्योंकि बॉस ही एक तरह से कंपनी के, तो आप क्या करो, कह रहा मैं तो रनिंग कर रहा हूँ, रात के 3 बजे बंदा उठ के रनिंग कर रहा है, बॉस मैं तो सो रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, मेरे को जगा दिया उन्होंने। तो मिस्टर मैकमैन कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा मतलब एनर्जेटिक है, काम को लेके पॉजिटिव है, और वो चीज हमें दिखती है उनके रेसलिंग करियर में। आप उनका रेसलिंग करियर देख लो, चाहे उनका बिजनेस मैनेजर करियर देख लो, उन्होंने कई सुपरस्टार चीजें कराई, उन्होंने ऐसी ऐसी स्टोरी लाइन लिखी है जो शायद ही कभी मतलब हो सकती है, मतलब कोई सोच सकता है। अगर एडी गुerrero अलाइव होते तो एडी गुerrero वर्सेस शॉन माइकल का मैच था, शॉन माइकल को ब्रेक चाहिए था तो उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया रेसलर करियर एंडिंग करके। अब हमको तो ये लगता है ना कि शॉन माइकल हारे हैं, अपना रेसलिंग करियर खो गया अंडरटेकर से, बट वो तो बैक स्टोरी थी कि भाई उनको तो अपनी फैमिली का टाइम स्पेंड करना था और कई सारी चीजें वो कर नहीं पाए थे, तो उस चक्कर में उन्होंने ब्रेक लिया था। अभी रैंडी ऑर्टन बताते कि अभी जब उनकी सर्जरी थी तो WWE ने सारा पैसा लगाया और उन्होंने उनको छुट्टी दी गई, पैसे दिए गए उस चीज के बकायदा,
तो वो कह रहे थे कि मैं अपने रेसलिंग करियर में, मतलब क्योंकि आपने देखा होगा रैंडी ऑर्टन अपनी यंग एज से आ गए थे यहाँ पे, और आपने देखा होगा रैंडी ऑर्टन बहुत कम ही छुट्टी उन्होंने ली है WWE में, क्योंकि WWE में सबसे ज्यादा उन्होंने रैंडी ऑर्टन ने रेसलिंग करी है। और आप एक चीज समझ लो कि यहाँ अभी आज मैच अगर जैसे मान लो यूएसए है तो कल आपको न्यूयॉर्क जाना है, फिर आपको कहीं दूसरे शहर में जाना है, मतलब आपको कंट्री ट्रैवल करना है, और वो उनकी बस मिलती है उसी में ट्रैवल करना, तो घर में कहाँ टाइम मिल पाता है। तो बोलते कि मैं अपनी डॉटर के बाद टाइम स्पेंड कर पाया थ्रू WWE, और मैंने अपने क्या नाम है घर में इतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना मैं अभी इस लास्ट साल में कर पाया हूँ, क्योंकि वो पूरे आपको मान लो कि 1-1.5 साल तक घर पे ही रहे थे, अपनी फैमिली को उन्होंने पूरा वक्त दिया। तो यही चीज एक तरह से मला रे मिस्टीरियो देख लो कितना ज्यादा WWE में था, उन्होंने अपनी फैमिली को टाइम दिया ही नहीं है, उन्होंने सारा टाइम किसको दिया है, WWE को दिया है। क्रिस बेनवा लगे रहते थे, एडी गुररेरो लगे रहते थे, तो भाई जो बंदा इतना लगा रहता है, आप सोचो ना उनको बंदे भी वैसे ही मिले मिस्टर मैकमैन को, उन्हीं के जैसे। एक तो मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं कि मतलब हम जब मिस्टर मैकमैन की एनर्जी देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक आती है कि यार ये बंदा इतना कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो जब बॉस की फीलिंग लेजीनेस नहीं है, मतलब बॉस कह रहा है नहीं यार अब नहीं करना, तो बॉस कह रहा है भाई काम करो, तो सारे ही काम करते हैं। किसी की हिम्मत है जो कहते हैं नहीं नहीं भाई हमें नहीं करना है, हमें मन नहीं है। वो बॉस की एक एनर्जी देख के लोग सहम जाते हैं कि यार ये इतना वर्कलोड कैसे ले पा रहा है। तो वही चीज रैंडी ऑर्टन बताते हैं कि भैया उन्होंने अपने करियर में ज्यादा वो नहीं कर पाए हैं, मतलब उनको ज्यादा रेसलिंग रही है। और ऐसे कई सुपरस्टार है जैसे जॉन सीना वगैरह, जॉन सीना फिर भी फ्री एजेंट टाइप के हैं, बट इससे पहले अगर आप उनका एक देखो 2000 के टाइम से लेके आप उनका 2016 तक भी देख लो, 16-17 तक उन्होंने पूरा टाइम WWE के लिए दिया है। और जब उनकी वो हॉलीवुड भी जा रहे थे ना, तो उनकी मिस्टर मैकमैन ने ऐसी स्टोरी बनाई थी कि वो हॉलीवुड जा रहे हैं, उनकी वहां पे बेइज्जती हो रही थी। और इस टाइम पे भी जॉन सीना 2018 से नॉन स्टॉप हारते हुए आ रहे हैं, और वो उसका एक प्रोमो भी देते रहते कि मैं हार रहा हूँ। वो पीछे से जो क्रिएटिव्स है मिस्टर मैकमैन, वही सब उनसे बुलवा रहे हैं। तो आप सोचो कि उनकी जो एक स्टोरी है ना, जो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बताया कि बॉस वो वाकई में बॉस है। वो बॉस इसलिए नहीं है कि उसका एक क्या कह सकते हैं कि उसके पास काम करने की स्पीड है, उसके पास दिमाग की स्पीड भी है। उसने बहुत सारी चीजें अचीव करी हैं। मतलब आप सोचो कि उसने मंडे नाइट वॉर्स में टेड टर्नर से जीत कर कैसी कैसी स्टोरी हमें देखने को मिली है, क्या क्या चीजें हमें मतलब WWE की डार्क साइड हमें देखने को मिली है। तो ये तो विंस मैकमैन, और जब तक शायद वो हैं अभी भी शायद उनका एक छोटा मोटा पार्ट है जो WWE को चला रहा है। वो उन्होंने खुद ही कहा था कि मेरे इतने डिसीजन मेकिंग नहीं है, बट मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो अभी भी अगर मिस्टर मैकमैन चाहे तो WWE के लिए बहुत कुछ कर सकते। जब तक जिंदा है मिस्टर मैकमैन, उन्होंने बहुत कुछ करना भी है। अभी तो मैंने देखा था फोटो में काफी ज्यादा यंग लग रहे थे और काफी फिट भी लग रहे थे। तो वो तो वैसे खैर पैसे वाली बात हो जाती है, पैसा इंसान को उस लेवल पे ले जाता है। बट ये है कि मिस्टर मैकमैन जितना दिमाग किसी के पास भी नहीं है, शायद किसी के पास होगा। और एलिगेशंस की बात की जाए तो काफी सारे हैं, जैसे कि एक सेगमेंट में उन्होंने लीटा को बोला था अगर तू ये एज के साथ बेडरूम वाला सीन नहीं करेगी तो मैं तेरे को निकाल दूंगा WWE से। तो ये एक स्ट्रेट ऑर्डर वर्ड था कि डायरेक्ट आप कमांड दे रहे हो। तो मिस्टर मैकमैन ने ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए, मेरे को ये लगता है उन्होंने सिर्फ एम्प्लॉयज का यूज करा है। सिर्फ उन्होंने एक वर्ड के बंदे के लिए वो आए थे, वो है अंडरटेकर, और अंडरटेकर ने उनके लिए बहुत कुछ किया भी है। अगर वो उस टाइम पे नहीं करते तो ना WWE इतना आगे बढ़ती, ना WWE इतना आगे फॉर्म हो पा रहा। अंडरटेकर ने WWE के लिए किया या विंस मैकमैन के लिए किया, और WWE ने भी अंडरटेकर के लिए किया। हमें एक स्ट्रीक देखने को मिली जो पॉसिबल ही नहीं थी। कोई सुपरस्टार 21 बार नहीं जीत सकता नॉन स्टॉप रेसलमेनिया, बट अंडरटेकर के लिए मिस्टर मैकमैन ने स्टोरी ऐसी बनाई, ऐसे सुपरस्टार बिठवाए। सीएम पंक जैसे सुपरस्टार जो वॉइस ऑफ वॉइसलेस के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी खुद एडमिट किया है कि मिस्टर मैकमैन जैसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं खुद मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ जो बोल देता हूँ मुंह पे। उन्होंने अभी AEW से निकले, उन्होंने AEW की इतनी बुराई करी, टोनी खान के बारे में बोला, बट उन्होंने WWE के बारे में सिर्फ यही बोला कि मिस्टर मैकमैन जैसा बंदा मैंने आज तक देखा ही नहीं। तो ये चीज एक कह सकते हैं बंदे का करेक्टर आपको दिखा सकता है कि हाँ बंदा किस लेवल पर है और कितने लेवल पर है, मतलब क्या उन्होंने अचीव किया है। और अगर उनके मैं बात करूं कि WWE का, तो WWE जितना इंडिया में है ग्लोबलाइज, उतना ही हर जगह पर है। चाहे आप जापान चले जाओ, मतलब पूरे वर्ल्ड में WWE फेमस है। इंडिया तो एक छोटा पार्ट है, उससे अच्छा रेवेन्यू मिलता है, ऐसा नहीं है, रेवेन्यू बहुत अच्छा इंडिया से मिलता है। तो दैट्स द थिंग, इंडिया के लिए चीजें चलती रहती है। पर WWE ने बाहर पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बनाया, इसलिए WWE की जो एक कह सकते हैं रीच है वो वर्ल्ड वाइड है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं। और जितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी देखते रहते हैं, पुरानी चीजें समझते रहते हैं। और पुराने तो बंदे हैं जो WWE को फॉलो करते आ रहे हैं, जो 2000 से फॉलो कर रहे हैं, वो वैसी रेसलिंग तो शायद आज के टाइम में देखने को नहीं मिलती है।
पर मिस्टर मैकमैन ने हमें जोड़े रखा। उन्होंने एक रोमन जैसा सुपरस्टार बनाया जो सिर्फ मिस्टर मैकमैन ही बना सकते थे। रोमन इसको आज हम इतना पसंद करते हैं, वो मिस्टर मैकमैन की वजह से ही है। मिस्टर मैकमैन ने ही उनको इतना मतलब नीचा दिखाया कि मैं फिर ट्रिपल एच आए, ब्रॉक लेसनर से भिड़वाया, तो आज के टाइम पे हम उनको एक लेवल पर देखते हैं। ऑस्टिन थ्योरी के लिए भी कर रहे थे, बट स्टिल चीजें नहीं हर बार उनके साथ रह सकती या हर बार किसी के साथ नहीं रह सकती, वो हमें देखने को पता लग जाता है। तो मिस्टर मैकमैन की जर्नी बहुत ब्राइटल रही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नवीन तिवारी और आप देख रहे हैं वुमेन टीवी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की। हम बात करते हैं सुपरस्टारों की। आज हम बात करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किसने बनाई। आपको पता है विंस मैकमैन ने, उनके बारे में हम जानेंगे कि विंस मैकमैन कैसे टाइप के इंसान थे। थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। विंस मैकमैन ऐसे इंसान थे कि उन्होंने अपने एक टाइम पर अपनी जो बेटी है और अपने जो सन इन लॉ है ट्रिपल एच, उनकी एमएमएस तक लीक करने का मतलब उन्होंने प्रोमो बनाया था कि भाई ये हम सेगमेंट बनाएंगे ऐसे ऐसे जिससे टीआरपी गेन हो। तो मतलब ये बंदा अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मतलब उन्होंने अपनी वाइफ तक यूज करा, अपने इतने अफेयर्स चलाए, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने करी जिससे हम डब्ल्यूडब्ल्यूई को जानते हैं। हमने ऐसे ऐसी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखे, स्नेक रॉबर्ट अपना स्नेक लेके आते थे। हमने बहुत सारी चीजें देखी है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे कि ये हम कैसे इंसान थे, इन्होंने कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग विंस मैकमैन, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई आप जानते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से पहले WWF थी, उससे पहले भी उनका नाम CMO कुछ था। तो मतलब विंस मैकमैन के फादर ने इसको चलाया था। विंस मैकमैन के पापा जो एक खुद में ही माने हुए खिलाड़ी थे, उन्होंने अपने बेटे को ये गद्दी दी। ज्यादा पीछे नहीं जा रहा क्योंकि इनकी पूरी एक पीढ़ी दर पीढ़ी है और पूरी बातें बताने लग गए तो चीजें आ जाएंगी। बट विंस मैकमैन के पापा अगर आपने नहीं देखे तो ये चेहरे मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ जो सबसे पहले लोगों में आते हैं। ये इनके फादर है जो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे दिखाई देता है। इन्होंने ही स्टार्ट करी थी, मतलब करते रहता यही थे, बट धीरे धीरे फिर विंस मैकमैन ने इस चीज को आगे रोल करा। मिस्टर मैकमैन का जन्म मिस्टर विंस मैकमैन का जो जन्म था वो 24 अगस्त 1945 को हुआ था। मतलब आजादी से हमारे 2 साल पहले जन्म हो गया था इनका। और विंस मैकमैन, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले उन्होंने जो स्टार्टिंग करी थी अपनी, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कमेंट्री से करी थी। एज अ कमेंटेटर थे, जैसे आज के टाइम में माइकल कोल देखते हैं। माइकल कोल का भी एक बहुत अच्छी इतिहास है, बट इनका भी एक स्टार्ट जो था, ये स्टार्ट ऐसे ही हुआ था। सो जो मिस्टर मैकमैन हैं, जो विंस मैकमैन, उनके जो आज के टाइम पर आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो TKO हो चुकी है, राइट। सो विंस मैकमैन का जन्म मैंने जैसे बताया 24 अगस्त 1945 को हुआ था, ठीक है। तो विंस मैकमैन के 2 बेटे हैं, आपको पता है, शेन एंड स्टेफनी। एंड शेन के भी आपको पता ही है कि शेन मैकमैन का भी इनसे थोड़ा डिस्प्यूट था, पर नाउ इट इज में बेटा ही आखिर उनका। और स्टेफनी मैकमैन को तो आप जानते हैं, ट्रिपल एच की वाइफ। और इसके अलावा इनकी वाइफ है लिंडा मैकमैन, जो वहाँ पे जो कह सकते हैं लिंडा मैकमैन के बारे में अगर मैं छोटी प्रोफाइल बताऊं तो लिंडा मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक तरह से मेन चीज संभालती है, मेन कद संभालती है। ये भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट थी। इसके अलावा रिपब्लिक इलेक्शंस वगैरह में ये अब है, इलेक्शंस वगैरह का संभाली काम ये देखती हैं। उसके अलावा विंस मैकमैन की हाइट अगर आप बात करें तो 6 फुट 2 इंच है, मतलब हाइट में लंबे हैं। अगर आप देखोगे तो उनका जो अगर उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन भी करी थी तो काफी अच्छे लग रहे थे, क्योंकि उनकी हाइट उस हिसाब से मैटर करती थी जब उन्होंने स्टेरॉइड वगैरह लेके अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन करी थी। वेट इनका जो नापा गया वो 112 किलो है। तो अभी तो हाल फिलहाल में तो शायद मुझे लगता है कि 98 या 95, अब तो एज हो गई है काफी, तो उस हिसाब से है। तो डेब्यू किया था, मैंने जैसे बताया कि विंस मैकमैन ने 1969 में एज अ रिंग अनाउंसर डेब्यू किया था। फिर उसके बाद 1971 में कमेंटेटर बने थे। इसके बाद देन 1998 में रेसलर बने थे। तो अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि रिंग अनाउंसर क्या होता है, जो जैसे आप देखते हो ना, जैसे पहले के टाइम पे अनाउंस किया जाता था, अभी जैसे खड़ा होता है कोई बंदा जो मतलब जैसे शेन मैकमैन बोलते थे, शेन मैकमैन बोलते थे कि शेन मैकमैन जो कह रहे थे, सेम चीज है। रिंग अनाउंसर वही होता है जो सबसे पहले रिंग अनाउंस करता है। जैसे आज के टाइम पे किसी की वाइफ अनाउंस करती है, राइट, देखा होगा आपने। तो रिंग अनाउंसर होता है जिसकी आवाज में बहुत ज्यादा होता है। विंस मैकमैन की आवाज आपने देखी हुई है, कितनी लावाजवाब तरीके से वो बोलते हैं। सो
उसके बाद 1971 में वो कमेंटेटर बने थे। तो आपने देखा होगा कि माचो मैन डैंडी के साथ वो कई बार कमेंटेटरी भी करते थे, और 1998 तक वो रेसलर बन गए थे। रेसलर मतलब जब वो मंडे नाइट वॉर चला था तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ, इसके साथ तो थोड़ी बहुत रेसलिंग वाली चीज़ उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। मतलब एंड ऑफ द डे वो रॉयल रंबल विनर भी रह चुके हैं अगर आपको मैं वो बताऊं तो रॉयल रंबल भी उन्होंने जीती हुई है। तो मिस्टर मैकमैन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा हम उनके स्टार्ट करते हैं अर्ली लाइफ से। तो मिस्टर मैकमैन की जो लाइफ थी वो मिस्टर मैकमैन 1964 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, और उनको एक बीमारी हो गई थी डिस्लेक्सिया की। इसको अगर मैं छोटा सा आपको समझाऊं तो डिस्लेक्सिया एक टाइप का होता है कि वर्ड्स नहीं दिखते हैं। कई बार आप जिनको डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, तो मैं अगर क्लियर शब्दों में कहूँ तो वर्ड ना दिखना होता है। तो ये प्रॉब्लम मिस्टर मैकमैन को फेस करनी पड़ रही थी जब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। सोचिए कितनी बड़ी चीज़ हो गई थी उस टाइम पे। और जैसे कि उनके रहन सहन की बात मैं बताऊं तो एक अच्छे फैमिली से मिस्टर मैकमैन के जो फादर थे, मैंने जैसे बताया वो खुद ही रेसलिंग प्रमोटर थे। तो एक अच्छी खासी जिंदगी वो जी रहे थे। ऐसा कुछ नहीं कि उनको मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें वगैरह करना शुरू हो गए थे, उनको दिक्कतें ऐसी आनी शुरू नहीं हुई थी। अब बात करते हैं मिस्टर मैकमैन के करियर की। तो मिस्टर मैकमैन का करियर कैसा रहा? अब जैसे मैंने बताया कि मिस्टर मैकमैन ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, और मैंने उनको बताया उसके फादर खुद एक प्रमोटर है जो CWC संभालते थे उस टाइम पर। CWC नाम था, तो CWC संभालते थे। उसके बाद टाइटन वगैरह बहुत सारे नाम आए थे। तो उस टाइम पे से ही उनका इंटरेस्ट रेसलिंग में था। एंड उस टाइम के जो रेसलर थे उनकी अगर मैं लिस्ट दिखाऊं तो बहुत, आपको शायद पता भी नहीं होंगे, बट उनका फिजिक बहुत लाजवाब था। तो उनके पापा को एक तरह से नॉलेज रेसलिंग की थी, एज अ प्रमोटर थे। तो विंस मैकमैन का भी आइडली, जैसे कहते हैं ना नेपोटिज्म, बट इसमें नेपोटिज्म नहीं कहेंगे, बिजनेस को बिजनेस से देखो आप, जैसे कि इसका जो बिजनेस चल रहा है उसको तो आगे कोई उसका बेटा ही संभालेगा। तो मिस्टर मैकमैन के भाई और वो थे, तो मिस्टर मैकमैन को इंटरेस्ट था तो उन्होंने संभालना शुरू कर दिया रेसलिंग बिजनेस को। तो एज अ प्रमोटर उन्होंने CWC में, जब वो 12 साल के थे तब से वो देख रहे थे रेसलिंग। तो एक अच्छा खासा इंटरेस्ट उनको आ गया था इस चीज पे। सो विंस्टन, जैसे ही मिस्टर मैकमैन ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने फादर को बोला, तो उनके फादर ने उनको एक चांस दिया रिंग अनाउंसर 1969 में। मिस्टर मैकमैन WWF, जैसे मैंने नाम बताया तो बहुत बड़ा नाम होता था रेसलिंग, मतलब पूरा नाम अगर मैं लेने को बोलूँ तो वर्ल्ड रेसलिंग
तो WWF होता था वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन, इतना बड़ा नाम होता था, तो हर WWE नाम है, उससे पहले WWF था। तो उन्होंने अपने फादर को बोला, उनके फादर ने उनको एज अ रिंग अनाउंसर लगवाया वहाँ पे, और उनका काम था रिंग में अनाउंस करना। और उस टाइम पे रिंग अनाउंस भी ऐसे नहीं होता जैसे आज के टाइम माइक्रोफोन है, एक बड़ा सा माइक नीचे आता था, उसमें बोलते थे, फिर वो माइक ऊपर चला जाता था। तो कैमरा क्वालिटी भी इतना मतलब नहीं होती थी। जो वहाँ पे लाइव देख रहा है, जो देखो लाइव देख रहा है उसको तो एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो आज भी लाइव देख रहा है उसको LED में दिखता है, बट उस टाइम पे तो उसको वहीं पे देखना होता था, वहीं पे निगाह बना के देखनी होती थी। तो उस टाइम का रेसलिंग और आज के रेसलिंग दौर में काफी ज्यादा चेंजेस है। तो उनके पापा ने उनको बोला कि भाई WWF और एक ऑल स्टार रेसलिंग करके है, इसको आप देखो, मैनेज करो। तो इन्होंने किया, एंड 1970 में, मतलब 1971 में उनको एक फर्स्ट कार्ड मिला, और कमेंटेटर्स टेलीविजन मैच अनाउंस हुआ पहली बार, और ये हुआ था मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, और बहुत ज्यादा भीड़ आई थी। तो उनका इंटरेस्ट और था पहले, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज जो रेसलिंग वगैरह थी, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो टीवी में दिखाई जाती थी। टीवी में जब आया, जब टर्नर सिस्टम, जो टेड टर्नर थे उनके बारे में भी बात करेंगे, जब टर्नर सिस्टम आया तभी टीवी पे दिखाई जाने लगा। उससे पहले ये चीज हमारे को जो है सिर्फ हमें दिखाई जाती थी, जैसे नॉर्मल मैचेस देखते हैं आज के टाइम पे, वैसे दिखाई टीवी पे नहीं आ रहा। उस टाइम पे टीवी था ही नहीं, समझ लीजिए आप। तो ये केबल्स वगैरह को सिस्टम नहीं था। जब केबल सिस्टम आया तो फिर हमें इसको टीवी में देखने का मौका मिलने लगा, और फिर उसका कैमरा वगैरह, क्योंकि उससे पहले तो जब टीवी में नहीं आता तो फिर कैमरा वगैरह कौन रिकॉर्ड, कैमरा तो था ही नहीं, रिकॉर्ड कैसे करेगा बता, देखिएगा। तो पुराने रेसलर का जब भी आप देखते हो, पुराने रेसलर की बात होती है, तो हमारे पास उनकी फोटोज इमेज कुछ नहीं होती है, मतलब उस लेवल की हमारे पास डिटेल्स अवेलेबल नहीं होती जिससे हम उनसे उनके बारे में बात कर सके। तो वही सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं मिस्टर मैकमैन के हद की, तो मिस्टर मैकमैन ने अपनी वाइफ, अपनी बेटी, अपने दामाद, और ऐसा कौन सा सुपरस्टार नहीं है जिसमें लीटा हो गया, शेल्टन बेंजामिन हो गया, चीज करी है। अगर आपने रेसलिंग देखी है, वैसे तो मोस्टली बंदों ने देखी होगी जो 90s के हैं, 2000 से लेकर 2010 तक की भी रेसलिंग देखी है, तो ऐसी ऐसी वल्गर चीजें मिस्टर मैकमैन ने करी है जो शायद ही कोई नहीं कर सकता है। और मंडे नाइट वॉर्स में तो आपने वो चीजें देखी होंगी जो बॉटम लाइन पे चलती हुई आती थी, जिसमें मिल्कमैन ट्रक भी था, और भी सारी चीजें। जैसे अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने अपनी बेटी को भी रन करने का मौका दिया, अपने बेटे को भी रन करने का मौका दिया, अपने सन इन लॉ ट्रिपल एच को भी रन करने का मौका दिया। ट्रिपल एच के बारे में भी वो अच्छा ही बोलते हैं, जबकि ट्रिपल एच का कोई रोल नहीं था, बट ठीक है। चीजें जैसे जैसे होती गई, और मिस्टर मैकमैन उस चीज को एक्वायर करते चले गए। मिस्टर मैकमैन के बारे में अगर मैं खुल के भी अगर बोलना चाहूँ ना, मतलब दिल से भी बोलूँ, तो मिस्टर मैकमैन ने हम सब ऑडियंस को हंसाया है, हम सब ऑडियंस के लिए बहुत सारी चीजें करी भी है, पर कई सारी चीजें जो सुपरस्टार के बिहाफ पे गलत है, जैसे सेबल्स, क्रिस बेनवॉट, राइट, एडी गुरेरो का भी हम नाम ले सकते हैं, बट ठीक है, एडी गुरेरो को उतना ट्रिब्यूट और उतना जो है मिल जाता है, उतना उनको फेम मिल जाता है, उतना उनके बारे में बात जिक्र हो जाती है, उनके बारे में शोज किए जाते हैं। बट वहीं पे अगर हम देखा जाए तो एंटरटेनमेंट के लिए वो, आपने अगर सेगमेंट देखा है एडी गुरेरो की वाइफ वर्सेस जो एज है, फिर उसके बाद डॉल्फ जिगलर, फिर उसके बाद अंडरटेकर, मतलब कितने सारे सुपरस्टार के में घुमा दिया उनकी वाइफ को, एंड विक्की गुरेरो को एक कह सकते हैं मतलब एक शेम चीज कराने की कोशिश करी गई है। जो चीज मतलब जिस बंदे ने आपके लिए किया, आप उसकी वाइफ को इतना घुमा रहे हो, उसके लिए हाँ उनको पे भी मिला है, बट हर चीज पेमेंट ही नहीं होती है, कई बार रिस्पेक्ट भी होती है। और विक्की गुरेरो भी कहती है कि ये सारी चीजें उन्हें भी अजीब लगती थी, बट वो उनसे करवाते थे, और इस चीज को लेकर उन्होंने बोला भी है, बट उस चीज को लेकर मिस्टर मैकमैन को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ सुपरस्टार ऐसे हैं जो मिस्टर मैकमैन से बिल्कुल ही ज्यादा नाराज है। वैसे तो नाराज सभी होंगे, बट कुछ सुपरस्टार है, जैसे कुछ सुपरस्टार शिकायत नहीं करते हैं, जैसे जॉन सीना, जिसमें सीएम पंक भी बोलता है कि भाई तू कैसा बंदा है, तेरे साथ तो कोई बुरा भी कर देगा तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिस्टर मैकमैन अगर तेरी कुछ मांग भी लेंगे तेरा, तो तू खुशी खुशी दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड्स वो बोलते थे उनके लिए। तो रियली में जॉन सीना को जैसा करियर हमने देखा है, एक अच्छा करियर से लेके बैड करियर भी अब मैं देख रहा हूँ उनका, तो वो कुछ नहीं के बोलते हैं, ना कि वोकल है, ना कुछ कहा है। सीएम पंक ने हर बार उनको कॉल आउट करा है। और एंड बाकी सुपरस्टार में नाम है डीन एम्ब्रोस का, जो काफी ज्यादा बुरा बुरा बोलते हैं कि भाई वो पीछे बैठ के स्क्रिप्ट लिखता है, बहुत सारी बातें बोलता है, जो कैरेक्टर को भी दर्शाता है। और हमने कई ऐसे सुपरस्टार देखे होंगे जैसे शेल्टन बेंजामिन, अकीरा टोजावा,
जो आज के टाइम पे भी गिमिक ही है। कोई सुपरस्टार ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा करियर उनका हाई बन गया, बट कुछ सुपरस्टार ऐसे हैं जिनका करियर बहुत ज्यादा स्लो हो गया। जैसे अगर एक कुछ सुपरस्टार को आप अभी भी जानते होंगे, बैरन कॉर्बिन एनएक्सटी में है, कुछ खासा कर भी नहीं रहे हैं। और उससे पहले भी जो बंदा एनएक्सटी में गया, ऐसा नहीं कि बैरन कॉर्बिन अकेले एनएक्सटी में गए, फिन बैलर गए हैं, फिन बैलर वहां से होके आए हैं, ड्रू मैकिंटायर गए थे वो होके आए थे, और भी कई सुपरस्टार हैं, जिंद्र महल थे होके आए थे, बेकी लिंच थी होके आई थी, राइट। पर इनका तो करियर बिल्कुल ही मतलब जैसे कह सकते हैं हैप्पी कॉर्बिन से, मतलब पहले 90s के टाइम में 2019 के टाइम पे तो अच्छा करियर था, 19, 17, 16, बट सडन जैसा WWE इनको कराती गई और उनका जो करियर है वो बिल्कुल ही ब्रीच पर आधा चला गया। और इस टाइम पे तो शायद कोई इतना उनको किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि बैरन कॉर्बिन का भाई, मतलब जब ड्रू मैकिंटायर ने उनका किक आउट कर दिया था तो तभी समझ में आ गया था कि भाई करियर तो वैसे ही खत्म है, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे कितना कौन गिरेगा यार, जितना गिराना था उससे ज्यादा तो गिरा ही डाला ना उनको। तो ये सारी चीजें हैं जो WWE टाइम टू टाइम एक सुपरस्टार के साथ मैं कह सकता हूँ करती रहती है। और भी कई बुरी चीजें जो मैं मतलब अगर गिनवाने पाऊंगा तो पूरी लिस्ट बन जाएगी। तो इससे अभी तक मतलब मिस्टर मैकमैन सिर्फ असॉल्ट हुए हैं वुमेन्स को लेकर, और वुमेन्स की जैसे आपको पता है यूएस में भी चलती है, इंडिया में चलती है और यूएस में भी चलती है, तो उसके लिए कुछ अच्छा खासा फाइन उन्होंने पे किया है। बट अगर मेंस के केस में बात करें तो क्रिस बेनवा के फादर बोलते हैं कि उनके फादर को धमकाते थे मिस्टर मैकमैन कि भाई अगर तू ज्यादा अपने बेटे को लेकर कोर्ट वोट के तरफ जाएगा तो तेरे को मैं उड़वा दूंगा। तो ये उनके फादर के वर्ड से, और वो रो रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं चीजें बुरी भी लगती हैं और ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से चीजें सही लगती है, क्योंकि किसी का बेटा गया है और वो भी ऐसे नहीं गया है, मतलब बहुत बड़ा क्राइम करके गया है, और उसके जो दिमाग के बारे में आ रहा है वो बहुत ही गलत आ रहा है, और इसके ऊपर भी कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। तो इसको देखकर तो हर कोई शौक में था कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, और बट उनके फादर के बारे में कोई सुनता ही नहीं है और कोई इतना मतलब नहीं रखता है। बट जैसा जैसा क्रिस बेनवा आईडी करोर ने किया, शायद ही कोई WWE में कर सकता। और भी सुपरस्टार है, मैं उनकी तारीफ नहीं करना चाहूंगा, बट वो है नहीं। और जितना मैंने उनकी रेसलिंग ऑब्जर्व करी है, और आज के टाइम पे कई सुपरस्टार ऐसे हैं जो मतलब रिटायरमेंट के एज में बट वो स्टिल फाइट कर रहे हैं, तो मुझे उनको भी देखकर मैं काफी खुशी लगती है। जेफ हार्डी के मैं रील्स वगैरह देखता हूँ। जेफ हार्डी WWE के ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने विंस मैकमैन उनका पूरा यूज कराया, ऐसे मैचेस विंस मैकमैन ने उनसे कराए हैं जो शायद ही कोई कहीं उनको इतना चांस मिल पाता। TNA में भी करा, बट TNA में वो मैचेस नहीं मिलते थे जो WWE में मिलते थे। WWE में उन्होंने अपना पूरा पोटेंशियल लगाया, और पूरे पोटेंशियल के साथ ही उन्होंने WWE को छोड़ा, दोबारा आए, दोबारा छोड़ा, और अभी भी कर ही रहे स्टिल। तो मुझे दिल से उनके लिए मतलब खुशी आती है कि भाई इस स्टेज में भी करना बहुत, क्रिस जेरिको इस स्टेज में कर रहे हैं, और अपने सो कॉल्ड ड्रीम मिस्टीरियो भाई सब फिजिक के मैटर करता है। और इनके बारे में खुद ब्रॉन स्ट्रोमैन बोलते हैं कि भाई इनको देख के हम इंस्पायर होते हैं, और अपने बॉस को देख के इंस्पायर होते हैं। तो कुछ तो बात है। देखो मैं ये कह रहा हूँ WWE में ना अकेला बंदा कोई कुछ नहीं करता। मिस्टर मैकमैन भी तभी कर पाते ना जब ये ऐसे बंदे इनको मिलते। तो मैं बार बार इनका नाम इसलिए लेता हूँ कि यार ये इन बंदों ने किया है, और ऐसे भी सुपरस्टार है जिनका मैं नाम नहीं भूल ही रहा हूँ वीडियो में अभी इस टाइम पर, क्योंकि ये अनकट वीडियो है, स्क्रिप्ट के साथ नहीं है। तो और भी सुपरस्टार जिन्होंने किया है WWE के लिए, बट वही है कि हर चीज एक पर्टिकुलर बंदे पे नहीं टिकती, बट हाँ दिमाग मैटर करता है। और क्योंकि देखो यार हर कोई ये जो सुपरस्टार सब पैसों के खिलाड़ी हैं, एंड पैसा WWE इस टाइम पे सही दे रही थी। और अगर हम वो टाइम भी देखें तो बहुत अच्छा टाइम था, और इस टाइम पे ब्रॉन स्ट्रोमैन भी बोलते हैं कि WWE इनके लिए केयर कर रही है, डैनी नॉर्टन बोलते हैं कि WWE इनके लिए केयर कर रही है। आज के टाइम पे किसी भी सुपरस्टार को इंजरी हो जाती है तो WWE को उसका खर्चा उठाती है, बट कुछ चीजें आज भी हैं जो हर सुपरस्टार के साथ होती है, और मिस्टर मैकमैन पे कुछ नहीं कर सकते हैं। मिस्टर मैकमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सुपरस्टार हाई है उसको हाई रखते हैं, फिर उसको बाद में तोड़ते हैं। बट मिस्टर मैकमैन का क्या है कि जो सुपरस्टार बिल्कुल ही लुल है, लुल इन सेंस ऑफ कि जिसकी कोई इतनी वैल्यू, जैसे शेल्टन बन जाएंगे, तो उनको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो अगर आपने ध्यान से अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान से देखा होगा, सुपरस्टार अपनी वैन्स में आते हैं, मतलब बसेस वगैरह में ट्रैवल करते हैं, और आपने कई फोटोज देखे हुए सैथ रॉलिंस, ब्रे वाइट, ये सब मजे लेते हुए फोटो खिंचवा लेते हैं। तो ये ठीक है, सारे लोग ट्रैवल करते हैं, उनकी बस होती है। बट कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो अपने ब्रॉन स्ट्रोमैन बताते हैं कि 2016 के टाइम पर जब वो व्हाइट फैमिली से जुड़े थे, उनके पास अपना बिल भरने का, होटल का बिल भरने का और ट्रैवल करने का पैसा नहीं था। आप सोच सकते हो, मतलब उस बंदे के पास अपना बिल भरने का पैसे नहीं है, बिल भरने के, मतलब वो एक सुपरस्टार है WWE का, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी गिमिक होती है कि यार इतना भी क्या, मतलब आप किसी सुपरस्टार को आप मिलियन में दे रहे हो। जैसे ब्रॉक लेसनर खुद बोलते हैं कि विंस से मेरे अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन है, उसने मुझे पैसे दिए हैं उस लेवल के।
UFC लेवल के नहीं दिए, बट उतने जितने औरों को नहीं मिल रहे उतने ब्रॉक लेसनर को मिल रहे थे। सोचो कि एक बंदा जो सिर्फ महीने में एक दिन आ रहा है और एक बंदा जो हर दिन आपके साथ जा रहा है, तो ये एक पार्शलिटी है जिससे सुपरस्टार अनकंफर्टेबल हो जाता है। देखो एंड ऑफ द डे वो भी तो काम कर ही रहा है ना, ठीक है, एक फिजिक अलग है ब्रॉक लेसनर का, एक सुपरस्टार का एक अलग फिजिक है, बट उतना भी नहीं हो जाए। जैसे ब्रॉन स्ट्रोमन ने बताया था, मेरे को अजीब लगा सुन के कि उनका पास नहीं था और ब्रे वाइट ने उनके सारे बिल्स पे किए थे जब तक उनके पास अच्छा पैसा नहीं आता था। तो ब्रे वाइट वाज उनके लिए कहते हैं मेरे गॉड थे, और वो मेरा पैसा पे करते थे, खाने पीने का, रहने का, ट्रैवल वगैरह में जो लगता है खर्चा, और वही सारी चीज़ होती थी। और उसके अलावा बोलते हैं कि मिस्टर मैकमैन बहुत ज़्यादा रिहर्सल करवाते हैं। रिहर्सल आपको लगता होगा कि ये सारी चीज़ें, जैसे अभी मैं ये बोला ना विदाउट अनकट वीडियो बोल रहा हूँ, आपके साथ अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। WWE में जो प्रोमोज भी दिए जाते हैं वो सब रिहर्सल करा के ही बोले जाते हैं। खुद अंडरटेकर ने बोला था, जब मेरा रैंडी ऑर्टन का फीडिंग हो रही थी तो रैंडी ऑर्टन छुट्टी पे रहता था, तो मैंने किसी को नहीं बोला था, और रैंडी ऑर्टन उस चीज़ का रिगार्ड करते हैं। मतलब अगर आपको परफॉर्मेंस देनी है तो उस 3 घंटे की जो वीडियो में ना बैक एंड में हमारे मतलब कितने दिन लग रहे हैं, कितने की शाम लग रही है, कितने मतलब वॉइस, मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन बोलते हैं कि मैं मिस को देखता हूँ, मिस फेयरलेसली सारी बातें बोल देता है, उसको आदत हो गई है मिस को बात करने की और करने की। और एक सेम चीज़ जॉन सीना की भी तारीफ करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कोई मॉन्स्टर है जैसे ग्रेट खली है, वो ज़्यादा नहीं बोलते थे क्योंकि उनको उस लेवल का बोलने का मौका नहीं था। उनके साथ एक मैनेजर हायर होता था। ब्रॉक लेसनर वो भी बोलना बहुत कम पसंद करते हैं, कई लेवल पे वो बोलते हैं, बट वो एक उनका कह सकते हैं कि वो रियल निकलता है, वो बाकी सारी चीज़ उनके संभालते पॉल हेमन ही है। सेम चीज़ रोमन से बोलते हैं, बट नाउ डेज में पॉल हेमन ज़्यादा उनको इन्वॉल्व करते हैं, राइट। जिनके साथ मैनेजर है तो समझ लो आपको वो उसको बोलने का नहीं दिया जा रहा है, उसके बिहाफ पे वो बंदा हुआ। ग्रेट खली तो वैसे भी आपने देखा है कितना खतरनाक बोलते हैं। सो ये एक स्टोरी हुआ करती थी उस टाइम पर कि रिहर्सल होती थी बैक स्टेज पे, रैंडी ऑर्टन की रिहर्सल होती थी, जॉन्स ने की रिहर्सल, तो ये लोग स्क्रिप्ट्स को याद करते थे प्रॉपर और बोलते थे। कई बार आप देखता होता कि वो कई बार अपनी स्क्रिप्ट भूल भी जाते थे, तो उसको एक अच्छी पनिशमेंट विंस मैकमैन द्वारा दी जाती थी। तो यही सारी चीजें, डीन एम्ब्रोज भी उसका पार्ट थे, तो इसलिए डीन एम्ब्रोज इतनी गाली बकते थे विंस मैकमैन को कि वो स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा होती थी। पहले के टाइम पे स्क्रिप्ट नहीं होती थी, बट नाउ इट इज में एक एक एक्शन, एक एक वर्ड स्क्रिप्ट से जुड़ा होता है, इसलिए कहते हैं WWE स्क्रिप्टेड शो है। तो वही सारी चीजें हैं जो WWE को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाता है, या थोड़ा सा कह सकता हूं कि मैं WWE को थोड़ा सा अलग करता है इन चीजों से। और मिस्टर मैकमैन की अगर हम बात करें कि भैया इतनी सारी रिहर्सल का रीज़न क्या है, तो रिहर्सल का रीज़न साफ है भैया कि अगर रिहर्सल नहीं होगी तो चीज़ें मिसमैच हो सकती है, और कई बार चीज़ें होती भी है, बट ये डिपेंड करता है सुपरस्टार के ऊपर कि सुपरस्टार उसको कितने अच्छे तरीके से लेता है। मिस्टर मैकमैन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बट इसमें सुपरस्टार का भी 50% क्रेडिट रहता है। अगर वो परफॉर्म ही ढंग से नहीं करना चाहता है तो कैसे काम मिलेगा। कई बार आप देखते सुपरस्टार वर्ड्स में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, कई बार उनको लाइन्स चेंज करनी होती है। सीएम पंक बहुत अच्छी वर्ड्स बोलते हैं, जैसे जॉन सीना वो भी अच्छा, रॉक बहुत अच्छा प्रोमो कट करते हैं, तो कुछ सुपरस्टार है जो बहुत अच्छा प्रोमो बोलते हैं, मिज फेयरलेसली बोलते हैं, राइट। पर कुछ सुपरस्टार ऐसे जो बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, जो उनको प्रैक्टिस, अभी जजमेंट डे है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती है, बहुत ज़्यादा उनके साथ काम करवाया जाता है, और जजमेंट डे उसको अच्छे से निभा भी रही है। जजमेंट डे का अगर इस टाइम पे देखो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा सही है, और मिस्टर मैकमैन इन सबको अच्छे से रूल कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में मिस्टर मैकमैन ने छोड़ा है, बट इससे पहले सारा चीज़ मिस्टर मैकमैन कर चुके हैं। तो कह सकते हैं पकी पकाई खीर मिलना और उस पर काम करना काफ़ी एक उमदा लेवल का काम है। तो यही चीज़ मिस्टर मैकमैन को काफ़ी ज़्यादा अलग बनाती है। और कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो, जैसे ओवन हार्ट के इंसिडेंट पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि इसमें मिस्टर मैकमैन ने उनको ट्रिब्यूट दिया, बट कह सकते हैं कि यार उस बेसिस पे उनका एक बनता है रिवॉर्ड, उनकी फैमिली का एक रिवॉर्ड बनता है, जो शायद कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि नहीं कंप्लीट हुआ। ओवन हार्ट का हुआ, फिर ब्रैड हार्ट से जो मान गए 2012 के टाइम पे, और उसके अलावा भी माचो मैन रैंडी आपने 2001 में जैसे टेटनस से खरीदा और आपने ड्रॉप कर दिया उनको और लिया नहीं, और वो कहीं कहीं वो भटक रहे हैं। मतलब एक सुपरस्टार जिसने आपके साथ बहुत 20 साल से काम किया है और आप उसको ड्रॉप कर देते हो, क्यों? क्योंकि आप वो बंदा आपके साथ दगा कर देता है। दगा तो हल्क होगन ने भी करा था, बट आपने उसको रख लिया, बट आपने उनको नहीं रखा, और फिर आप उनको 2010 के टाइम पर थोड़ा बहुत अप्रोच करते हो, फिर वो रहते ही नहीं है, एंड फिर उसके बिहाफ पे आप उनको एक ट्रिब्यूट देते हो। तो ये थोड़ा सा अनफेयर लगता है कि यार मतलब नहीं, ये सब सही नहीं लगता है।
और मिस्टर मैकमैन की एक बात मतलब मानना पड़ेगा, मतलब जैसे कहते हैं वो माफी नहीं मांगते हैं, बट जो इनके साथ कुछ करता है ना तो उसको वो छोड़ते ही नहीं है। तो एक लड़की एक फीमेल रेसलर थी, क्या नाम है, सिंडी लूपर के साथ आती थी, तो वो अब टाइटल को ट्रैश में डाल देती है, ट्रैश में मतलब कचरे में डाल देती है, एंड उसको वो बोलती है कि ये टाइटल में रिस्पेक्ट नहीं करता है, छोटा टाइटल है, इसको तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, ये है वो है। मिस्टर मैकमैन को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करते हैं, वही बेल्ट देते हैं, वो बोलती है खुल के कि ये मेरे बेल्ट को अपने साथ लेके जाऊंगी, ये मैंने एरिक बिशॉफ के कहने पर बोल दी थी, ऐसा मेरे इंटेंशन नहीं था। तो मिस्टर मैकमैन अपनी बातों को मनवाना भी जानते हैं और करवाना भी जानते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी मिस्टर मैकमैन को एक आगे के लेवल पे ले जाती है कि उनको सामने वाले बंदे से अपनी चीज़ों को निकलवाना आते हैं, दैट्स वाई सब उनको बॉस बोलते हैं। तो मिस्टर मैकमैन के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी होंगी, और भी अगर मैं आपको छोटे मोटे इंसिडेंट शेयर करूँ तो मिस्टर मैकमैन काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहे। आपने देखा होगा उन्होंने अपनी वाइफ को स्टोन कोल्ड से खुद को पिटवाना, अपनी वाइफ को मारना पीटना, और ऐसे ऐसे प्रोमोज बोलना कि भैया मैं कोई और लड़की देख लूंगा, उसमें एक सेक्सुअल सीन्स दिखाना, एज लीटा का हो गया, अपना हो गया ट्रिस स्टेटस के साथ, ब्रा प्रिंटीज मैच करना, गिमिकीज मैच करना, ये सब अट्रैक्शन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया। और आज के टाइम पे हम डब्ल्यूडब्ल्यू देखते हैं बहुत ज़्यादा मतलब पीजी एरा में आ गई है, बट उससे पहले पीजी एरा नहीं था, तो कैसी कैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। और मतलब एक अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू की जर्नी देखो तो मिस्टर मैकमैन ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी करी हैं जो शायद बताने में भी मुझे यहाँ पे अजीब लग रहा है बट वो कर देते थे। मेरे को बोलने में शर्म आ रही है और उनको करने में शर्म नहीं आती, आप ये सोचो। तो इतना कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए उन्होंने किया है इस लेवल पे, तो मेरे को ये चीज़ लगती है कि यार बंदे के अंदर पोटेंशियल तो है, चाहे कुछ भी कहो। आप बेशक से देखोगे कि फेस मतलब चेहरा उनकी, चाहे आप वॉक देख लो, चाहे आप उनका कुछ भी स्टाइल पकड़ लो, उनका एक्सेंट ही पकड़ लो, एक्सेंट पे कितने लोग कॉपी करते हैं। और मैं ये बोलूंगा कि आज के टाइम पे भी हर कोई इनकी जैसा बनना चाहता है, हर कोई इनकी जैसा मतलब दिमागदार बिलियनर बनना चाहता है। उनके पास कोई था नहीं पीछे गॉडफादर, उन्होंने अपने दम पे किया है, बट कितनों की कुर्बानी, मतलब कहते हैं ना अब जब राजा सिंहासन पे चढ़ा तो कईयों की बलि चढ़ती है, तो कईयों की बलि चढ़ के वो उस लेवल पे पहुंचे हैं जो अब उनकी पूरी फैमिली नेपोटिज्म में आगे उसको लेगी, और जिसमें मैं कह सकते हैं कि यार ये चीज़ एक आम इंसान के सोच पार, मतलब आम इंसान के लिए तो बहुत सोच के पार है। उनके अंदर कुछ काबिलियत तो है, जिस लेवल पे वो हैं उस लेवल पे कोई ना कोई पोटेंशियल है, रियल पोटेंशियल है, तभी वो उस लेवल पे है, तभी उनको मिस्टर मैकमैन कहते हैं, तभी उनके बारे में ब्रॉन स्ट्रोमैन, सीएम पंक और कई सुपरस्टार चाहे ग्लोबल रेंज वगैरह सुपरस्टार उनकी तारीफ करते हैं। तो बंदे में कोई ना कोई पोटेंशियल है, ऐसे हर कोई किसी की तारीफ नहीं करता है, ये भी मैं भी समझता हूँ। और इस चीज़ का मैं रिगार्ड करता हूँ कि भाई हमने मिस्टर मैकमैन जैसा बंदा खुद विटनेस किया है रियल लाइफ में, क्योंकि ऐसे सुपरस्टार मतलब ऐसे सुपरस्टार भी हैं वो खैर, पर ऐसे बंदे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जो इतना बड़ा नाम बना लेते हैं, उसके बाद भी वो मतलब अभी भी स्टिल अगर वो कंपनी नहीं बिकती तो वो स्टिल अभी सबको लीड कर रहे होते। लीड करना बहुत बड़ी चीज़ है, और इतने टाइम से लीड करना मतलब अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे, और एक आप एक उस स्टेज में वो शायद आपको पता ही नहीं कब आपका बुलावा ऊपर से आ जाए, और स्टिल आप लगे हुए हो, इसलिए क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट से प्यार है या आपको अपने इस पैशन से प्यार है। तो ऐसा पैशन मैंने मतलब अगर इतने पैशन से कोई काम करे ना, मैं ये कह सकता हूँ मतलब सक्सेसफुल होता ही होता है, और ये मिस्टर मैकमैन उसका एक रियल एग्जांपल है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। बाकी यार जैसे जैसे चीज़ें अभी हमें आगे देखने को मिलने वाली है, अभी रेसलमेनिया आने वाली है, और रेसलमेनिया की भी शुरुआत जो हुई थी वो मिस्टर मैकमैन ने करी थी। मतलब उनके फादर ने सिंपल उनको एक चीज़ दी थी, रेसलिंग प्रमोटर की जॉब, और रेसलिंग प्रमोटर से उसको एज अ पूरी कंपनी बनाना, टाइटन ग्रुप्स, मतलब आप डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री भी देखोगे तो कितनी कितनी कंपनीज बदली, आईपीओस डाले, तो ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत मुश्किल वर्ड तो नहीं कहूँगा, बट बहुत ज़्यादा इसके लिए पेशेंस और बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए जो मिस्टर मैकमैन ने दिखाई है, एंड इसके लिए हमें शायद उनका शुक्रगुजार रहेंगे जब हम डब्ल्यूडब्ल्यू देखेंगे। हाँ बट हाँ ये भी है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आज की रेसलिंग उतनी लोगों को समझ नहीं आती, जितने कई बंदे कहते हैं कि हाँ भाई हमें तो पुरानी रेसलिंग पसंद है, तो पुरानी रेसलिंग में तो भैया मिस्टर मैकमैन बहुत सारी चीज़ें करते थे, आपको तो फिर वो भी पसंद है। तो आज की रेसलिंग में कई बंदे कहते हैं वो बात नहीं है, पुरानी रेसलिंग में थी, बट पुराने यार आज के रेसलिंग में बंदे भी तो ऐसे हैं, पुराने टाइम के बंदे आप देख लो और आज के टाइम के बंदे देख लो तो बहुत फर्क है।
पुराने बंदे उस हिसाब से मैचेस परफॉर्म करते थे। हमें हर एक रेसलमेनिया में क्रिस बेनोइट देखने को मिले जब तक वो थे, हमें हर एक मतलब सेगमेंट के अंदर वो देखने को मिले एडी गुरर, क्रिस बेनोइट, तो वो हमारी यादें अभी तक जुड़ी हुई हैं। तो हमें वो एक कहते हैं ना उनका एक जो स्टाइल था वो शायद मिस्टर मैकमैन ही समझ पाए थे, तभी उनको वो रेसलमेनिया में उनको बेल्ट दी थी, दोनों के हाथ में बेल्ट थी, दोनों भाइयों के हाथ में, एज अ ब्रदर ही बोलूंगा मैं। तो कुछ बात तो होगी ना, मिस्टर मैकमैन ने भी ये चीज देखी होगी तो तभी उनको वो चीज दी है। तो वही मैं कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं ना कि आज के टाइम पे रेसलिंग समझ नहीं आ रही है, वो हो रहा है, शायद धीरे धीरे करके जो इसकी ऑडियंस है और कम हो जाए। जैसे हम WWE की वीडियोस बना रहे हैं तो शायद धीरे धीरे बंदे और भी कम हो जाए, ना देखे WWE, मैं कह सकता हूँ खुल के, नहीं देखेंगे आगे। पर इसके ऊपर मिस्टर मैकमैन क्या कर सकते हैं? आज के टाइम में PG आ रहा है WWE में, जैसे बताया कि मिस्टर मैकमैन की जो कंपनी WWE इस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कैंसर पेशेंट के लिए, ट्रूप्स करती हैं, फौजियों के लिए, तो इतनी सारी चीज़ WWE की जब कर रही है तो फिर वो उस लेवल पे नहीं जाना चाहेंगे जिस लेवल पर पहले थी, ब्रा पेंटिस के मैचेस वगैरह करके या गिमिक करके उस लेवल पे नहीं जाना चाहेंगे कि मतलब वो चीज़ कर या वो चीज़ करने का कोई मतलब भी नहीं है ना, क्योंकि इसमें एक चीज़ आप देखोगे, चेयर शॉट रखते सर पे, वो रियल चेयर शॉट होते थे। आज के टाइम पे कोई मारता है चेयर शॉट? कोई नहीं मारता है। तो चेयर शॉट बैन कर दी है, वो भी सर पे चेयर शॉट, तो बहुत सारा एक हमारा नाजुक चीज़ है। क्रिस बेनोइट के इतने चेयर शॉट पड़े थे, एडी गुरर को इतने चेयर शॉट पड़े थे, तो ये सारी चीज़ें गलत थी, बट उस टाइम पे कोई बोलने वाला नहीं था। और ये सारी चीज़ें मिस्टर मैकमैन को के उसमें होती थी और वो माइक लगा के सब चीज़ सुनते भी थे कि हाँ ये फर्क पड़ रहा है सुपरस्टार के, और वो उस चीज़ को लेट गो कर देते थे। और लेट गो करने का नतीजा आप देख सकते हो कि कई सुपरस्टार की जिंदगी खो गई है। तो वो चीज़ अगर आप दोबारा देखना चाहोगे तो वो गलत रहेगा। और हमने जो पुरानी रेसलिंग देखी, आप पुरानी रेसलिंग देख लो और सीधे उठा के, जिसको पुरानी रेसलिंग पसंद है। और मैं भी कहता हूँ पुरानी रेसलिंग मुझे भी अच्छी लगती थी, उसके मैचेस वगैरह, बट अब वो बंदे बूढ़े हो चुके हैं भाई, वो बंदे ट्रिपल एच बूढ़े हो चुके हैं, ट्रिपल एच रिटायरमेंट ले चुके हैं, कई सुपरस्टार रिटायर ले चुके हैं। तो अब क्या ही कर सकते हैं, जो सुपरस्टार खेल रहे हैं उन्हीं के थ्रू मैचेस देख सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट हाँ, मिस्टर मैकमैन के बिहाफ पे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हाँ भाई, इन्होंने काम किया है WWE के लिए, और ये शायद कोई आम इंसान भी नहीं कर सकता है। WWE का जो करियर सेट, नैरेटिव सेट जो उन्होंने किया है, ये आम नहीं है, और ये बहुत बड़े लेवल पे जो उन्होंने काम किया है, इसलिए तो हम मिस्टर मैकमैन को थैंक यू बोल सकते हैं। और आगे भी वो करते रहेंगे जब तक वो है। और मैं तो ये चाहूँगा कि WWE के कुछ डिसीजन वो आज भी लेते रहे, जिससे हमें कुछ अच्छे मैचेस देखने को आज भी मिले। जैसे रोमन के हमें करियर देखने को मिल रहा है, ब्लड लाइन हमें देखने को मिल रही है, ये इनके करियर की देन है। अब देखो यहाँ से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें, रॉक भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें अब नई हो गई है। CM पंक आ चुके हैं, कोडी रोड्स हैं, रैंडी ऑर्टन है, बहुत सारा मसाला है इस टाइम पे। तो और देखो क्या किसकी रेसल में अभी तो मेन रेसलमेनिया पे ऊपर है, तो देखो जिसने ये स्टोरी लिखी है रेसलमेनिया के लिए कौन लेके जाने वाला है, ये कुछ महीनों में भी क्लियर हो ही जाएगा। रॉयल रंबल आने वाले 28 तारीख को, तो उसको आप जरूर देखना। और मेरी वीडियो अनकट वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, और थोड़ा सा मेरे को बस सब्सक्राइबर की जरूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं अगली बार से वीडियो ऐसी नहीं बनाऊंगा, ये सिंपल, मैंने सिर्फ वीडियो बड़ी बनाने के लिए, मैं कितने देर तक नॉन स्टॉप बात कर सकता हूँ उसके लिए बनाई थी। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं कंटेंट आपको बेस्ट देता रहूंगा। अगर आपके पास ये वीडियो रिकमेंडेड में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी पुरानी वीडियोस देख लो, उसमें मैं थोड़ी बहुत मेहनत करी है। बाकी मैं थोड़ा अपने सेटअप को भी ठीक करने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से मैं फिर चीज़ें और अच्छी करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, बाकी जय श्री राम। इतना बुरा बेइज्जत किया भाई जिमी ओसो भाई को, तो यार इनका आगे फ्यूचर क्या है? क्योंकि सोलो सुकोवा तो परफेक्ट है रोमन रेंस के लिए कि वो उनको बचा लेंगे, बट और का क्या? और बंदे क्या करे भाई? जिमी भैया क्या करे, जे भैया क्या करे? तो इनके लिए तो साफ साफ यही है कि भाई रोमन रेंस को मोर सपोर्ट की जरूरत है। जितनी ब्लड लाइन बड़ी होगी उतना रोमन के लिए फायदा है। तो ये तो इनको कहीं छोड़ के जाने वाले हैं नहीं। अभी थोड़ा सा नाराज हैं, बट फिर मान जाएंगे और इनको आगे कंटिन्यू करेंगे। और सैमी और जो अपने केविन है, ये लॉन्ग टाइम के लिए अभी चैंपियन रहेंगे। अब फिलहाल तो इतनी जल्दी बेल्ट नहीं हारने वाले हैं, तो लंबा खासा इनका अभी आप देख सकते हो एज अ चैंपियन। तो इंतजार रहेगा कि कब इनकी जो बेल्ट है जाएगी। फिलहाल के लिए तो ये लॉन्ग टाइम के लिए चैंपियन है। और नए जो उम्मीदवार मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हम देख सकते हैं, या फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रिकेशे, इनका एक चांस हमें यहाँ लग रहा है। क्योंकि असल में टैक्टिंग यही है, ये तो दोनों सोलो सुपरस्टार है यार, चैंपियन के लिए लड़ चुके हैं, चैंपियन भी बने हैं।
को ज्वाइन कर लेता है तो और वो पूरा ही नाम यूज कर ले रहा है, तो WWE ने फिर क्या करा कि नाम के ऊपर ट्रेडमार्क लेने शुरू कर दिए। जैसे कि आप देखेंगे जॉन सीना, तो जॉन सीना जो नेम है वो जॉन सीना के खुद का नहीं है, जॉन सीना ने वो नाम को कॉपीराइट कर रखा है, वो वहीं पे WWE के अंदर ही वो नाम चल सकता है। जस्ट लाइक बैकी लिंच, तो वो नाम भी आप कह सकते हो कि भाई वो WWE का है, उसको भी वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट होता है। और भी जैसे बड़े ना रोमन रेंज, वो नहीं ले सकते, अगर AEW जाएंगे तो अपना पर्सनल नेम ही लेना पड़ेगा। रोमन रेंज WWE के अंतर्गत में आ रहा। ये जो करा है, भसड़ मचाई है, ये इसलिए मचाई है कि जो सुपरस्टार है जिसके पर काम कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। जैसे कि आपने देखा होगा एलेक्स्टर ब्लैक, डीन एम्ब्रोज और क्या नाम है, कई ऐसे सुपरस्टार्स थे जो छोड़ के चले गए थे, देन उनके जो नाम थे वो वहां पे डिफरेंट हो गए। एलेक्स्टर ब्लैक ने अपना कुछ और नाम रख लिया, डीन एम्ब्रोज ने अपना रियल नेम जॉन मॉक्सली से वहां पे रिटर्न कर लिया। तो ये एक आप कह सकते हो कि इफ एंड बट होता था कि सुपरस्टार को अपने नेम को अपने साथ कैरी करना पड़ता था WWE के साथ ही। अब जैसे साशा बैंक का ही देख लो, साशा बैंक ने जो नाम रखा था वो अभी न्यू जापान प्रो रेसलिंग में है, बट वो साशा बैंक नहीं बोल सकती अपने आप को, अब तो बैंक्स नहीं रही हैं। और WWE ने भी इनको वहां से जो करंट सुपरस्टार के लिस्ट है वहां से इनको हटा दिया है। तो ये WWE की स्ट्रेटेजी थी, और मैं कह सकता हूँ ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप करते भी हो तो गलत नहीं है। Hi YouTube team, my name is Naveen Tiwari and my channel name is Bominate TV 2.0. I have applied YouTube Partner Program but YouTube has rejected for reason being my channel contains reuse content. I have aware YouTube monetization policies and community guidelines also. So I will make videos through KindMaster. I also make videos with my face. You will see some videos taken with my faces videos, but my content is based on WWE sports, which makes footages and videos required. So I will use footages 3 seconds before and images, so there is no confusion between. I'm not misguiding any YouTube policy. I am not violating any YouTube partner policies. I will make videos very simple. You will see, I will show you in my mobile version. There is KindMaster and Power Adapter. Both software I will use. I will aware all guidelines. So kindly therefore request you to please look and give my channel monetization accept. I am not violating any YouTube partner policies. I will make videos very simple. You will see, I will show you in my mobile version. There is KindMaster and Power Adapter. Both software I will use. I will aware all guidelines. So kindly therefore request you to please look and give my channel monetization accept. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, राइट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, राइट। मैंने अपने मोबाइल मैंने अपने सैमसंग गैलेक्सी S21 का सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर लिया, वो भी मात्र 2 घंटों में।
और बहुत इजी सिंपल स्टेप्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस सिम को कन्वर्ट करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये मैंने खुद ही मैनुअली अपने तरीके से ई सिम में कन्वर्ट कर लिया। बस आपके ई जो सिम है वो सपोर्टेड होनी चाहिए, उसकी भी पूरी मैं डिटेल्स आपको मेंशन कर रहा हूँ। Hi YouTube team, my name is Naveen Tiwari and my channel name is Bomina TV 2.0. I have applied YouTube Partner Program but YouTube has rejected for reason being my channel contains reuse content. I have aware YouTube monetization policies and community guidelines also. So I will make videos through KineMaster. I also make videos with my face. You will see some videos taken with my faces videos, but my content is based on WWE sports, which makes footages and videos required. So I will use footages 3 seconds before and images, so there is no confusion between. I'm not misguiding any YouTube policy. I am not violating any YouTube partner policies. I will make videos very simple. You will see, I will show you in my mobile version. There is KineMaster and Power Adapter. Both software I will use. I will aware all guidelines. So kindly therefore request you to please look and give my channel monetization